मैम हाउ डू यू सी चीटिंग? आजकल चीटिंग बहुत मैरिड लोगों में, अनमैरिड लोगों में, जेन जीज में चीटिंग वर्ड तो इतना कॉमन हो गया है। तो आप कैसे ले रहे हो? और चीटिंग के केसेस अगर आप कुछ बता सकते हो जो आपके पास आए हो, तो कैसे किसी को ओवरकम करना चाहिए या ना हो उसके लिए भी कैसे प्रिकॉशन? एक केस बताना चाहूँगी। मैरिड लास्ट 3 years to 4 years। ओके, अब ये लव मैरिज है। लास्ट 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कितने? 9 साल से। और 4 साल की शादी है। सो अराउंड 13 साल तो हो गया ऐसे ही। अब इसमें ये लड़का अपनी कलीग के साथ इमोशनली एंगेज होना चाहता है और उसके चैट्स ये लड़की पढ़ लेती उसकी है। वाइफ पकड़ लेती है। She shares those with me because she has approached me, she has become my coachee and now we are working with her, I mean on her confidence level, insecurity जो भी है। और ये चैट्स के बाद ये पता चलता है कि this person is not getting what he wants in a relationship, and once this lady or my coachee she starts giving that like emotionally available रहना, कुछ चीज़ों का appreciation करना, क्योंकि men want the approval, men want the assurance in a relationship and women want the security in a relationship. Always keep it in mind. Relationship हो, marriage हो, men always want the assurance कि तुम हो मेरे thick and thin में, तुम मेरे good bad में हो मेरे साथ, बस उतना चाहिए, मैं सब कर लूँगा। And women want the security. भाषा नहीं पता है एक दूसरे की कि किस तरह से कनेक्शन बिल्ड किया जाता है, और यही ये कपल में मिसिंग था। इवन दो दे वर लविंग ईच अदर, इवन दो दे वर देयर टुगेदर विद ईच अदर, लेकिन कनेक्टेड ही नहीं थे। दैट इज़ व्हाई शी वाज not emotionally available for him and he just wanted to search the emotional partner, I mean the support, sorry, and that is why he got inclined towards his. The moment she started investing her emotions wisely, मैंने क्या कहा, smartly, not at the dumbest level but smartly, he started coming closer to her, he started listening her, and that is how he assured कि मैं ये गलती वापस दोबारा नहीं करूँगा। अब ये प्रैक्टिकली प्रूव होना चाहिए ना, बात करके तो नहीं होगा। बट लास्ट 6 months से ही हैज़ बिन फॉलोइंग इट एंड शी हैज़न्ट ट्रैक्ड, और शी हैज़ ट्रैक्ड बट शी हैज़न्ट स्पॉटेड एनीथिंग, आई मीन फ्रॉम हिज एंड, एंड दे आर मैनेजिंग देयर रिलेशनशिप एंड एन्जॉइंग इट विद अ ग्रेट ग्रेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही लोग बोलते हैं ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, मैं सारी चीज़ों को ऐसे बोलती हूँ कि ये सारी चीज़ें बस रील्स बनाने के लिए हैं, व्यूअरशिप लाने के लिए हैं। मत करो यार ऐसे। पीपल चेंज, पीपल डू चेंज, दे जस्ट रिक्वायर अ राइट रीज़न फॉर इट। मैम आप चीटिंग को कैसे देखते हो? जैसे मान लो अगर कोई पार्टनर किसी के साथ टेक्सटिंग ही कर रहा है विद रॉन्ग इंटेंशंस। माइक्रो चीटिंग इज़ ऑल्सो अ चीटिंग, 100% चीटिंग, लेकिन दिस इज़ अगेन अ कॉन्सिक्वेंस। जैसे मैंने आपको तभी बताया कि काउंसिलर्स दे फिक्स द कॉन्सिक्वेंसेस। सो ये कॉन्सिक्वेंस को अगर आपको फिक्स करना है, यू गो टू द काउंसिलर एंड यू फिक्स दैट, लेकिन उसका रूट इशू वही का वही रहेगा। और रूट इशू ये है कि उस लड़के को बचपन से कभी प्यार नहीं मिला है, उस लड़के को पेरेंट्स ने मतलब लाइक एल्डेस्ट है घर का, इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही दी है, तो हिज इमोशंस आर सप्रेस्ड। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये कोई नहीं देखता, and that is how his wife also could not read his emotions, and once she read that, once she started doing this through coaching and mentoring, she started realizing कि उसकी गलती क्या है। दिस इज वन ऑफ द केस जहाँ पर इमोशनल सपोर्ट चाहिए था पार्टनर को एंड ही एंडेड अप चीटिंग ऐसे हिज आपको पार्टनर। फिजिकल सपोर्ट भी तो चाहता है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि दे एंड अप चीटिंग? क्या क्या मतलब सिर्फ फिजिकल या मेंटल और भी चीज़ें आ रही हैं? क्या क्या हो रहा है? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे, इवन वर्चुअल सेक्स होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। मेरा मेन इशू ये पॉइंट ये है कहने का कि जहाँ पे आपको रूट इशू समझ में आ गया, मैं सारे लोग नहीं बोलूँगी, लेकिन चंद लोग, कुछ लोग जेन्युइनली उसमें ट्रैप हुए होते हैं, तो उनको हेल्प की तो ज़रूरत है। आई वॉन्ट से मोस्ट ऑफ द मैन आर चीटर्स, डेफिनेटली नॉट। वाई डू वी हैव टू से लाइक दैट? मतलब कोई ज़रूरत नहीं। बट मैम आपको ये रेशियो बढ़ता हुआ दिख रहा है लड़कियों में भी कि लड़कियाँ आजकल ज़्यादा चीट कर रही हैं? मुझे चीटिंग के बदले ना, मुझे फेमिनिज्म को रॉन्गली इस्तेमाल किया दिख रहा है। दे आर यूजिंग देयर फेमिनिज्म रॉन्गली। कोई केस आया आपके They are पास? using their women empowerment in a wrong way. For example,
जहाँ आपने मेरे से बता दिया कि मैम मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्ट, आजकल पता है क्या हो गया है, ये इतने सारे टर्म्स आ गए हैं ना, ये टर्म्स की वजह से ना मे बी उसको रील बनाना है, व्यूअरशिप चाहिए या कुछ भी, अपने दिल को सुकून देना है, इसके लिए इन टर्म्स को हम लोग इतने अडेप्ट कर चुके हैं और इसको इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि ही ईजीली बोल देते हैं माय हस्बैंड इज़ अ नार्सिसिस्ट, और वहाँ पे पता चला ये लड़की मैनिपुलेटर है। अच्छा, दैट इज़ अनदर केस आई वुड लाइक टू टेल यू। शी इज़ अ मैनिपुलेटर। अपने बेटी को 3 महीने के उस बंदे को मिलने को नहीं दे रही है वो। शी इज़ बीन सो मच बिकॉज शी हैज़ द ग्रजेस कि इसने अपनी माँ की कहना कुछ सुना और उस माँ ने उसे कुछ बोल दिया था। अब मतलब उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया उसे, लेकिन वो स्टैंड भी नहीं कर पाया, तो उसका रिवेंज लेने के लिए शी डिड नॉट इवन अलाउ हिम टू मीट हिज ओन चाइल्ड। तो ये तो मैनिपुलेशन ही हुआ ना। और उसी को नार्सिसिस्ट बोल दिया, और उसी को बोलती है ना, जस्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया तभी बताया कि माय हस्बैंड इज़ अ नार्सिसिस्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं मान भी लेती हूँ, काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे काम करना स्टार्ट कर दिया तो जस्ट ईगो मेरे सामने नहीं रहेगा। जैसे कोचिंग मेंटरिंग स्टार्ट हो गया, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल, बिकॉज द वे यू आर ट्रीटिंग मी is the exact way you are treating your relationship. And if you want to build the connection with your partner, ये रवैया आपका काम ही नहीं आएगा। मैम एक और टर्म है गैस लाइटिंग, उसके लिए भी बहुत कहा जाता है कि ये गैस लाइट करता रहता है सिचुएशन को, या करती रहती है। There are narcissist people. I often say that there are narcissist people जो गैस लाइट करते हैं, जैसे ये तुमने ही किया है, मैंने थोड़ी रखा था, ये तुमने ही रखा है ये, ठीक है। मतलब सामने वाले को ब्लेम ही शिफ्ट कर देना और उसको इतना प्रोवोक करो, ये क्या मैच बॉक्स मतलब लगा दो, मैच स्टिक लगा दो कि जब भड़क जाए सामने वाला तो बोले, और वो तो मतलब ही और शी इज़ एक्चुअली द विक्टिम, राइट। तो उसे तो वो पेन हो रहा है ना, इसीलिए वो एंगर में है या बहुत ज़्यादा बोखला उठा है, कुछ भी है, तो वो सफ़र नहीं करेगा, वो तो चिल्लाएगा। तो वो बोलेगा आप चिल्ला रहे हो तो इट इज़ योर फॉल्ट, आई डिडंट डू एनीथिंग। दैट इज़ गैस लाइटिंग, द हार्ड कोर गैस लाइटिंग। मैम अब जब हम जेनजी के ऐसे टर्म्स और ये चीज़ें डिस्कस कर ही रहे हैं, एक और बहुत कॉमन चीज़ सुनने को मिलती है अक्सर कि यार उसका मेरी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को उससे बहुत जेलसी है, या फिर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मेरे बेस्ट फ्रेंड से क्यों इतनी जेलसी है। तो आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर एक्चुअली में ये ऐसे कुछ ट्रायंगल्स बने हो, फिर आपने वो सॉर्ट आउट किया हो, या कौन गलत है कौन सही है इस केस में? व्हाट डू यू थिंक? बेस्ट फ्रेंड्स को लेके आपका, क्योंकि मेल्स को ना मेल बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपके पास अच्छा पार्टनर है तो आपको मेल बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी लड़की को। और बॉयफ्रेंड को मेल बेस्ट फ्रेंड से दिक्कत भी इसलिए होती है क्योंकि वो खुद एक लड़का है, तो उसे पता है कि अगले लड़के की इंटेंशन क्या है। अब पॉडकास्ट 3 घंटे चलेगा अगर हम इस तरह से डिटेल में बात किए तो। आई हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर इट। चलो आप क्या पूछ रहे थे मुझे कि बेस्ट फ्रेंड्स, अपनी पार्टनर का बेस्ट फ्रेंड कितना एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस तरह बात करें। अब यहाँ पे अगर एक बात करें तो एक बैंगलोर बेस्ड लड़की है, उसका पार्टनर है, फियांसे है रादर, मुंबई बेस्ड, ठीक है। अब दोनों आईटी में है, काम कर रहे हैं अच्छा खासा, सगाई हो चुकी है उनकी और शादी होने वाली है, एंड दे हैव बीन इन अ रिलेशनशिप लास्ट 8 years, सो दे नो ईच अदर वेरी वेल। डन। अब होता ऐसे है कि इसने 2-3 बार ऐसे नोटिस किया, रादर 4-5 बार नोटिस किया कि शी इज़ अवॉइडिंग हिम एट अ सर्टेन पीरियड टाइम, आई मीन लाइक जैसे 7-7:30 बज जाते हैं ऑफिस के बाद, तो ये इसे अवॉइड करती है, उसके कॉल्स नहीं रिसीव करती है। अराउंड 9:30-10 बजे या तो दूसरे दिन या तो रात को मैसेज किया, फिर बाद में बात की या नहीं की, तो ही स्टार्टेड डाउटिंग ये चल क्या रहा है। मुझे रीच आउट किसने किया पता है? वो लड़की ने। शी वॉज चीटिंग ऑन हिम बट शी कॉल्ड मी, शी रीच्ड आउट टू मी, शी प्लेस्ड अ कॉल, शी टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है एंड दिस इज़ वॉट माई मिस्टेक इज़, आई अग्री, आई एक्सेप्ट, बट ही इज़ नॉट एबल टू गिव मी द टाइम विच आई वॉन्ट। उसका पार्टनर जो टाइम देना है, या सैटरडे संडे कभी जाना है बैंगलोर, या उसे आना है तो मुंबई में अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए, तो वो सब नहीं कर रहा। एनीवेज चलो, अब एक दिन ऐसे हुआ कि ये बंदा गया बैंगलोर और उसे पकड़ लिया। वो अपने कलीग के साथ थी ऑफिस के, जो वो बेस्ट फ्रेंड्स कहती है ना, ग्रुप, उसमें से एक बंदे के साथ थी। रंगे हाथ पकड़ी गई वो। रंगे हाथ पकड़ लिया।
इसका ये बौखला उठा, आ गया वापस। फिर बाद में इसने कपल कंसल्टेशन बुक किया कि भाई मैं अकेली नहीं, मैं उसको भी लेती हूँ। तो मैंने जैसे काम किया, बात की, तो बात करने के बाद ये पता चला कि ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल बन चुका है, क्योंकि ये ऑफकोर्स इनसिक्योर है ना, और उसने पकड़ भी लिया तो सिंपल सी बात, डाउट जायज़ निकला उसका, सही था। जायज़ निकला। फिर ये लड़की के साथ बात करने के बाद पर्सनल लेवल पे भी कंसल्टेशन होता है, क्योंकि जैसे कपल में लेते हो तो पर्सनली भी आप बात करते हो। तो इसमें पता चला कि ये लड़की को बचपन से कभी प्यार नहीं मिला है। शी इज़ अननोटिस, शी इज़ अटेंडेड, अनलव्ड। तो ये हमेशा ना, मतलब ये किसी को ना नहीं बोल सकती, रिश्तों को रखने के लिए ये किसी को मना नहीं कर सकती। आप समझ गए मेरी बात? तो यहाँ उसने क्या किया, उस बंदे को वो मना नहीं कर सकी, वो फिजिकल हुई, उसने प्लेजर लिया, ये सब मैं नहीं यहाँ पे जज करूँगी, लेकिन शी हैड टू से नो टू हिम, राइट? क्योंकि वो एथिक्स आ गया ना। करेक्ट है, तो गलती तो गलती है, तो ये सेल्फ के लिए तो ये गलत है, मतलब। तो बिकॉज शी कुड नॉट से नो टू एनीबडी, ये उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एंड दैट शी हैड टू पे द फीस फॉर इट, क्योंकि उसने रिश्ता तोड़ दिया। मतलब बाद में नहीं हुई शादी वगैरह? शादी नहीं, उसकी सेशंस चल रहे हैं अभी। शी हैज़ बिन सो वल्नरेबल, मतलब इतना वो डिस्टर्ब हुई है इस चीज़ से। मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, यही पर इसी को आपको मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन ऐसा ही लगता कि बेफालतू की एक्सप्लेनेशन है? मैं सी आई एम हियर टू अंडरस्टैंड द पेन। जब बंदा ये सीइंग इज बिलीविंग, मैंने ये देख लिया, मैंने कहा ये गलत है, ये मुझे पसंद नहीं, ये कलर ये बहुत गलत गंदा कलर है, मैंने कह दिया, दिस इज़ व्हाट आई एम जजिंग यू, राइट? ये लड़की ने उसके बाद आज तक जितने भी महीने हुए हैं, शी इज़ बिन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर ओन मिस्टेक्स, कि मेरी गलतियाँ क्या है। मैंने कभी किसी को ना नहीं बोला है, मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा सोचती हूँ, और फिक्स करती हूँ चीज़ें फटाक से। चीज़ें फिक्स करूँगी तो फिर मैं डीप पेन में जाऊँगी नहीं। उसने उसके सर्कमस्टेंसेस को सोचा ही नहीं ना। मैम, बट आपको नहीं लगता अगर कोई 25-26 साल का, 28 साल का कोई है, तो ही और शी इज़ मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये क्या है कि मैंने कभी बचपन से किसी को ना नहीं बोला, या मुझे इमोशनल सपोर्ट, प्यार नहीं मिला, तो मैं इस बंदे को मना नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम किसी के साथ प्यार में हो तो कुछ भी हो जाए फिर तो ना ही है। करेक्ट। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़े ही ना, तो इट इज़ हर फॉल्ट, इट इज़ हर मिस्टेक जो उसने ओन किया। So she said, I'm not going to repeat this mistake because my confidence was lacking. उसका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था ये, so उसका प्रॉब्लम था ये, वो बंदे का प्रॉब्लम नहीं था। मैं वही तो बोल रही हूँ। तो शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ऐसे केसेस आते, सुसाइडल केसेस कितने आते हैं, मतलब जहाँ आप बोलोगे कि सुसाइडल केसेस हैं तो इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको पिल्स की ज़रूरत है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली हियर कि अगर मेंटल इश्यूज है, then you need to consult a psychiatrist or psychologist. You need to go ahead for that. But if you are going through a relationship problem or the emotional issues, first let's fix with the other experts who are there in the field. Don't jump to the conclusion, क्योंकि वहाँ से medicines लेकर आप treatment कर रहे हो. You don't require a treatment. Do you want a treatment or a solution? That's your question. You need to decide whether you want a solution or you want a treatment, because the power of the medicine, it numbs your power. It 100% numbs your power.